अब देखो बच्चों, आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे और आज का हमारा टॉपिक है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। ओके, तो देखो बच्चों, ये जो रिएक्शंस है ना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आप एल्काइल हैलाइड्स या हेलो एल्केन्स में जाओगे तो वहाँ जो आपको रिएक्शंस दिखेंगी, मैक्सिमम रिएक्शंस वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन से रिलेटेड है। ओके, तो आज हम यहाँ पर इनको कंप्लीट डिस्कस करेंगे, इनकी मैकेनिज्म देखेंगे। ओके, तो सबसे पहले तो मैं इसको डिफाइन कर दूं कि ये होती क्या है बच्चों, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो देखो, आपने न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल्स देखे होंगे। न्यूक्लियोफाइल्स वो स्पीसीज होते हैं जिनमें या तो नेगेटिव चार्ज होता है या हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वाला कोई एटम होता है। तो जब किसी भी मॉलिक्यूल का, किसी भी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल का कोई एटम या ग्रुप, ठीक है, न्यूक्लियोफाइल से सब्स्टिट्यूट हो, मींस वो नेगेटिव फॉर्म में हटे और नेगेटिव फॉर्म में न्यूक्लियोफाइल वहां आ जाए, तो इसे हम बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। समझ गए बच्चों कि हम ये कहेंगे कि सब्स्टिट्यूशन ऑफ एटम और ग्रुप of reactant by nucleophile is called nucleophilic substitution। ये है, मतलब कोई भी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है तो उसका कोई ग्रुप या एटम हटे और उसकी जगह न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूट क्या आ जाए, न्यूक्लियोफाइल या न्यूक्लियोफिलिक स्पीसीज आ जाए, तो इसे हम बोलते हैं क्या बच्चों, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। सपोज हमारे पास ये एक एक्स ग्रुप है और यहाँ ये है न्यूक्लियोफाइल। अब आप जानते हैं कि न्यूक्लियोफाइल कैसे हो सकते हैं, जैसे कि OH है, CN है, NH2 माइनस है, OR माइनस है, NO2 माइनस है, समझ गए बच्चों, SH माइनस है, R माइनस है। इस तरह के बहुत सारे निगेटिव जो ग्रुप्स हैं, ये जब क्या करें कि इस ग्रुप को हटाएं। देखो, ये ग्रुप जब हटेगा तो ये भी न्यूक्लियोफाइल की तरह ही हटेगा, ऐसा नहीं कि वो प्लस में हटे और वो माइनस आए। माइनस का माइनस से और प्लस का प्लस से सब्स्टिट्यूशन होता है, ये आप अच्छी तरह से जानते हैं। तो यहाँ ये न्यूक्लियोफाइल आ गया और ये एक्स निकल के बाहर हो गया, ये हमारा प्रोडक्ट बन गया। ठीक है, तो यहां पर ये जो था ये क्या है बच्चों, न्यूक्लियोफिलिक ग्रुप। तो इस तरह से किसी भी मॉलिक्यूल का ग्रुप का एक एटम हटा और उसकी जगह दूसरा न्यूक्लियोफाइल आ गया। सपोज यहां पर लिखा है CH3 CH2Cl, आपने इसकी रिएक्शन करा दी KOH, ठीक है, एक्वस से, और यहाँ पर रिएक्शन से बन गया CH3 CH2OH प्लस KCl। तो ये ग्रुप पूरा हटा है और इसकी जगह पर ये न्यूक्लियोफाइल आ गया, तो ये अल्कोहल बन गया। समझ गए बच्चों, तो ये भी एक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है। ठीक इसी तरह से लिखा है CH3 CH2, ये है OH, ठीक है, फिर यहाँ पर आपने रिएक्शन करा दी, ये है HCl कॉन्सनट्रेट ZnCl2 की प्रेजेंस में, तो ये इसके साथ रिमूव होता है और ये ग्रुप यहाँ एंटर हो जाता है। तो ये भी एक किसका एग्जाम्पल है, आप देखेंगे कि यहाँ पर Cl आ गया और ये H2 हट गया, तो ये भी एक क्या है बच्चों, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ठीक इसी तरह से लिखा है CH3 CH2 OCH3, ओके, और यहाँ पर आपने एक रिएक्शन करा दिया HI से, तो यहाँ पर कौन सा ग्रुप हट जाए कि यहाँ पर आप जैसे ही इसकी रिएक्शन कराएंगे, ठीक है, तो ये पूरा ग्रुप हटेगा यहाँ से और इसकी जगह पर ये ग्रुप आ गया और आप देखोगे बन जाएगा CH3 CH2OH प्लस CH3I। तो पूरा एल्कोक्साइड आयन हटा है ये, और उसकी जगह पर ये न्यूक्लियोफाइल एंटर हो गया। तो ये भी एक क्या है बच्चों,
न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो ऐसी बहुत सारी रिएक्शंस आप देखोगे। ये लिखा है CH3 C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर R है, और सपोज आपने यहाँ वाटर से रिएक्शन करा दी इसकी, ये इसके साथ रिमूव हो गया, CH3 C डबल बॉन्ड O OH प्लस ROH। तो ये भी एक क्या है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो एक नेगेटिव आयन हटना और उस नेगेटिव आयन की जगह दूसरा आयन नेगेटिव आयन आ जाना, यही क्या कहलाता है बच्चों, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। जैसे आप एल्कल, ठीक है, हेलो एल्कीन्स में पढ़ोगे QH से रिएक्शन है ना, विलियमसन सिंथेसिस है, इसके अलावा KCN से रिएक्शन है। मतलब इस तरह से अगर हम ये कहें कि ये है RX प्लस NaOR, ठीक है, तो आप बनेगा RON, ठीक है, ROR, इस तरह से ये आ गया। मीन्स ये X हटा और इसकी जगह पर ये माइनस आ गया, ईथर बन गया। ये क्या बन गया, ईथर, ठीक है। RX है, आपने रिएक्शन करा दी KCN से, क्या बन जाता है, RCN प्लस KX। ये भी एक क्या है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ये है RX प्लस अमोनिया से रिएक्शन करा दिया आपने NH2 से, ठीक है, यहाँ बन गया RNH2 और HX। ये भी एक क्या है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। ये है RX, यहाँ आपने KNO2 से रिएक्शन करा दी, बन गया RONO। ये भी एक क्या है बच्चों, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो ऐसी बहुत सारी रिएक्शंस है, RO, ठीक है। और देखो एक रिएक्शन एस्टर भी बन जा सकते हैं, X प्लस यहाँ है ROCOR, ठीक है। तो ये माइनस है, ये प्लस है, ये माइनस है, ये प्लस है, इनको करा दें। या हम ये कहें कि बल्कि यहाँ पर क्या ले लें, सिल्वर एसीटेट, मतलब ये है RX प्लस AG, ठीक है, C, ये है OCR, ये निकाल दें तो RCOOR बन गया, ये है इस तरह से, तो यहाँ आ गया प्लस AgX। तो ये क्या है, ये सब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के एग्जाम्पल्स हैं। तो यहाँ तक बात क्लियर है। तो इस तरह से ये है हमारा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। आप यहाँ अच्छी तरह समझ गए होंगे। अब जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इनकी मैकेनिज्म से रिलेटेड, वही हमें सबसे अच्छे से देखना है, ठीक है, कि मैकेनिज्म में आते हैं बच्चों। मैकेनिज्म में पहले जो मैकेनिज्म है वो है यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ओके, यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन SN1। अब हम इसके सारे कैरेक्टर्स, इससे रिलेटेड सारे पॉइंट्स जो बहुत ही काम के हैं, हम उनको याद रखेंगे, ठीक है बच्चों। तो देखो पहले तो ये बता दूं कि गिवन बाय टर्शरी containing functional compounds means alkyl halides, ठीक है, alcohols, ethers, ठीक है, एक्सेट्रा। कि आप देखोगे कि ये मेनली उनमें मिलेगा जिनमें टर्सरी कार्बन जो है ना वो एक नेगेटिव आयन या फंक्शनल ग्रुप से अटैच होगा। ऐसे में क्या होगा, वो फंक्शनल ग्रुप हटेगा और एक टर्सरी कार्बोकैटायन बनेगा। और इनके जो कंप्लीट होते हैं, कंप्लीट्स इन 2 स्टेप्स। समझ गए बच्चों, ये 2 स्टेप में कंप्लीट होंगी। देखो पहला होगा फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। पहला स्टेप क्या है, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। तो देखो ये जो है, सपोज ये है RCX, यहां पर एक पोलर प्रोटिक मीडियम होगा, प्रोटिक मीडियम। ध्यान रखें कि ये पोलर प्रोटिक मीडियम
H2O है, समझ गए बच्चों, ROH हैं, एसिड्स हैं, इस तरह के लिए जाते हैं। तो ये किस में कन्वर्ट होगा, एक कार्बोकैटाइन में, और इस तरह से X निकल जाएगा। ये ही RDS होता है, स्लो स्टेप, क्योंकि सिग्मा बॉन्ड की ब्रेकिंग होना ही मेन रेट डिटर्मिनेटिंग स्टेप होगा, और पहला स्टेप। और दूसरा जो स्टेप होगा वो R3C प्लस न्यूक्लियोफाइल अब आएगा, और अब ये फास्ट चलेगा, और यहाँ पर RCNU ये बन जाएगा क्या बच्चों, प्रोडक्ट। पहली तो ये समझें। तो इस तरह से 2 स्टेप प्रोसेस होगा। टर्सरी हैं या बहुत ही स्टेबल जो कहना चाहिए कार्बोकैटाइन है, उनके साथ ये प्रोसेस चलती है। ओके, अब मैं इनके कैरेक्टरिस्टिक्स बता दूं, या पहले मैं इसका एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम बता दूं, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, कि इसका जो एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम है ना बच्चों, हम वो देखते हैं कि ये क्या है डायग्राम। ठीक है, तो आप देखोगे 2 स्टेप रिएक्शन है, तो इसमें जो एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम दिखता है आपको, ये कैसा होगा। यहां है पोटेंशियल एनर्जी, और यहां पर हम हैं लेते हैं रिएक्शन प्रोग्रेस। ठीक है, ये हमारे पास था RCX रिएक्टेंट। ओके, अब यहां से इनमें कॉलिजन होगा और इसकी एनर्जी बढ़ेगी बच्चों, और यहां पहुंचते पहुंचते एक ट्रांजिशन स्टेट में, मतलब यहां पर एक क्या बन जाएगा, ये एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। अब जब ये एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनेगा, फिर इसके बाद इसमें आएगा यहां पर R3C+, यहां बन जाएगा ये कार्बोकैटाइन। इसके बाद फिर आगे यहां पहुंचे तो यहां बना हमारा एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, यहां स्टेबल कार्बोकैटाइन, यहां पर फिर टक्कर होगी न्यूक्लियोफाइल के साथ, तो यहां पार्शियल चार्ज अब बचेगा और ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, और फाइनली ये प्रोडक्ट बन जाएगा R3CNU। ये रिएक्शन एक एक्सोथर्मिक है बच्चों। क्यों है एक्सोथर्मिक, क्योंकि यहां पर डेल्टा जो HR स्टैंडर्ड है वो निगेटिव होगा। ऐसा क्यों हुआ, तो यहां पर जो ट्रांजिशन स्टेट TS1 है, और ये क्या है बच्चों TS2, तो जो TSO2 है 1 है, वो ग्रेटर देन TS2 है, तो TS1 ही क्या है यहां पर RDS। समझ गए ना, कि रेट डिटर्मिनेटिंग स्टेप यही है यहां पर। ये तो यहां पर ये एक्सोथर्मिक क्यों हो गई, क्योंकि आप देखते हैं कि सब्स्टिट्यूशन हुआ तो जो X था वो वीक था, मतलब यहां पर X निकल के बाहर हो गया, तो हम इसे बोलते हैं लीविंग ग्रुप। ठीक है, और इस लीविंग ग्रुप की जो न्यूक्लियोफिलिसिटी है वो न्यूक्लियोफाइल से कम होती है, तो बॉन्ड पहले वीक था फिर स्ट्रांग हो गया, तो एनर्जी रिलीज होगी, और इस तरह से एक एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम बनता है। यहां तक बात क्लियर है। अब देखो कैरेक्टरिस्टिक्स में आते हैं, समझ गए बच्चों, इसके कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो अच्छे से ध्यान रखना है। पहला ये है कि इट इज, ठीक है, यूनिमॉलिकुलर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, कि ये एक यूनिमॉलिकुलर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है बच्चों। मींस यहां पर जो रेट है आप देखोगे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑन द R3X। न्यूक्लियोफाइल की जो पावर है वो 0 लगाएंगे। अगर हम ये कहें कि हमने यहां पर रेट ले लिया, समझ गए बच्चों, और यहां पर R3CX की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाएंगे तो रेट ऐसा आएगा, जबकि अगर हम यहां पर रेट लें, समझ गए बच्चों, और यहां न्यूक्लियोफाइल की कॉन्सेंट्रेशन लें, तो हमें देखेंगे रेट ऐसे चलेगा। तो यहां इंडिपेंडेंट है रेट न्यूक्लियोफाइल की कॉन्सेंट्रेशन से। इसका मतलब है न्यूक्लियोफाइल घटाएं बढ़ाएं रेट में कोई चेंज नहीं आएगा। तो इस तरह का ग्राफ दिखेगा आपको। दूसरा पॉइंट आ जाते हैं, आप देख रहे हैं कि प्रोसीड्स विद फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटाइन।
समझ गए ना कि प्रोसीड्स विथ फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटाइन, देयरफॉर ये जो है हम ये कहें देयरफॉर जो रेट होगा बच्चों, एक तो रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटाइन। जितना स्टेबल कार्बोकैटाइन बनेगा रेट उतना ही फास्ट होगा। बात समझ गए ना? तो इस तरह से अगर हम ये कहें कि कार्बोकैटाइन की स्टेबिलिटी कैसे बढ़ती है, ठीक है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटाइन, ठीक है, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी प्लस आई इफेक्ट प्लस आर इफेक्ट प्लस एच इफेक्ट। ये है कि जितना ज़्यादा ये इफेक्ट होगा उतना ही ज़्यादा क्या होगा बच्चों, पॉजिटिव मतलब कार्बोकैटाइन स्टेबल होंगे उतना ही ज़्यादा रेट होगा। इसका मतलब है कि अगर हम ये कहें CH3X तो इससे ज़्यादा रेट होगा CH3, CH2X इससे ज़्यादा रेट होगा CH3, CH3X और इससे ज़्यादा रेट होगा होल थ्राइस CX, क्योंकि कार्बोकैटाइन की स्टेबिलिटी बढ़ेगी और क्राउडिंग भी बढ़ रही है, तो क्राउडिंग बढ़ने से भी हैलाइड जल्दी हटते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर रेट बढ़ेगा बच्चों। जितने बड़े बड़े ग्रुप होंगे उतनी ज़्यादा क्राउडिंग, मतलब सीधी सी बात है कि क्राउडिंग से भी, ठीक है, क्राउडिंग अराउंड अल्फा कार्बन, ठीक है, जितना ज़्यादा अल्फा कार्बन के पास क्राउडिंग होगी उतना ही ज़्यादा इनका रेट होगा। मतलब हम ये कहें कि ये है इस तरह से CX, तो इससे ज़्यादा जो रेट होगा इनके साथ होगा। क्यों होगा ऐसा? क्योंकि ज़्यादा क्राउडिंग होगी तो कार्बन अपने आप को बचने के लिए, क्राउडिंग के लिए X को हटा के और 3 डायमेंशनली वो ज़्यादा रेगुलर फॉर्म में और एक प्लानर फॉर्म में आ जाएगा इस तरह से। इसके अलावा अगर मैं ये कहूँ कि ये है CH3, CH2, 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 ये है X, तो इससे ज़्यादा स्टेबल कहाँ होगी रिएक्शन, मतलब ज़्यादा स्टेबल कार्बोकैटाइन कहाँ बन सकता है? देखो आप कि CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2, ठीक है, और यहाँ पर हम लिख दें ये है, क्या हम इसको ऐसे ले लें इस तरह से कि यहाँ X है तो इससे ज़्यादा फास्ट रिएक्शन होगी इसमें, ये है, और इससे ज़्यादा फास्ट होगी C6H5 CH2X, और इससे ज़्यादा फास्ट रिएक्शन होगी बच्चों इसमें ऐसे। क्यों? क्योंकि ये अगर बनाएगा तो एरोमेटिक क्या बना देगा, कार्बोकैटाइन, तो जल्दी हट जाएगा। तो इस तरह से सब्स्टिट्यूशन रेट बढ़ेगा। हालांकि इससे बनने वाला कंपाउंड अल्कोहल नहीं होगा, एक बेसिक कंपाउंड बनेगा, क्योंकि कंपाउंड एरोमेटिसिटी ज़्यादा रखेगा, तो वो तो बात की बात है। तो इस तरह से और भी देखो, अगर हम रेट इसमें देखें कि रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या बेसिसिटी, अगर आप यहाँ चलें तो रेट यहाँ हो जाएगा बेसिसिटी ऑफ लीविंग ग्रुप। समझ गए बच्चों कि लीविंग ग्रुप जितना ज़्यादा बेसिक होगा उतना कम रेट होगा, और जितना कम बेसिक उतना ज़्यादा रेट। मीन्स अगर आप फ्लोराइड में चलें तो फ्लोराइड की बेसिसिटी, क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड की बेसिसिटी, तो इस बेस पर अगर हम ये कहें कि CH3 होल थ्राइस CF है तो इससे ज़्यादा रेट किस में होगा, होल थ्राइस CCl। इससे ज़्यादा रेट किस में होगा बच्चों, होल थ्राइस CBr, और इससे ज़्यादा रेट होगा CH3 होल थ्राइस CI में। अगर मैं कहूँ कि कार्बोक्सिलिक एसिड में आप देखोगी, ठीक है, कि यहाँ पर जब एसिड के जो डेरिवेटिव्स होते हैं, है ना, ये है NH2, फिर यहाँ पर ले लें RCOOR, RC डबल बॉन्ड OOCOR और RCOX हैं, तो आप जानते हैं कि अगर बेसिसिटी का ऑर्डर देखोगे तो NH2 की सबसे ज़्यादा है, फिर OR की बेसिसिटी आती है, फिर RC की आएगी और फिर किसकी, X की। तो इसका मतलब है कि SN1 का जो रेट होगा
वो इस ऑर्डर में चलेगा और इस तरह से सबसे फास्ट जो है एसिड हैलाइड हाइड्रोलाइज्ड होंगे, फिर एस्टर्स होंगे, ठीक है, एनहाइड्राइड होंगे, फिर एस्टर्स होंगे, फिर अमाइड होंगे। अमाइड बहुत जल्दी हाइड्रोलाइज नहीं होता, सबसे वीकेस्ट, मतलब एक तो डबल बॉन्ड रेजोनेंस के कारण डबल बॉन्ड कैरेक्टर भी आ जाता है। तो इस तरह से SN1 का रेट जो है इफेक्टेड होता है बच्चों। यहां तक बात समझ गए। तीसरा पॉइंट देखो, यहां कार्बोकैटाइन की बात चल रही है, तो तीसरा पॉइंट ये है कि मॉलिक्यूलर, ठीक है, रीअरेंजमेंट ऑल्सो पॉसिबल इन, ठीक है, कार्बोकैटाइन, कि कार्बोकैटाइन में ड्यू टू हाइड्राइड और एल्काइल माइग्रेशन, कि हाइड्राइड या एल्काइल माइग्रेशन होता है तो भी इसमें क्या हो सकती है रिएक्शन इस तरह से। सपोज ये है हमारे पास CH3 H CHX और ये है क्या CH3। यहाँ पर हम KOH एक्वस की रिएक्शन करा दें तो हम देखेंगे हमारे पास मेजर प्रोडक्ट जो है वो ये मतलब बना हुआ दिखाई देगा, ये है, और माइनर में दिखेगा ये जो हम चाह रहे हैं कि यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल अटैक वहीं करेगा जहाँ ये है इस तरह से। तो ऐसा कैसे हो गया? तो ये इसीलिए हुआ क्योंकि जब X निकलेगा तो क्या बना होगा यहाँ पर CH3 H CH पॉजिटिव चार्ज CH3, तो ये 2 डिग्री क्या बना बच्चों कार्बोकैटाइन। ये क्या होगा लेस स्टेबल होगा। अब ये तुरंत क्या करेगा हाइड्राइड माइग्रेशन कर लेगा, ये है। तो अब ये जब माइग्रेशन हो जाएगा तो ये चेंज हो जाएगा 3 डिग्री में ऐसे, तो ये 3 डिग्री कार्बोकैटाइन बन गया, समझ गए ना। और ये क्या हो जाएगा मोर स्टेबल, ठीक है। बस फिर इसके बाद जब न्यूक्लियोफाइल मतलब OH आएगा तो ये बन जाएगा, और अगर इससे आएगा तो ये बन जाएगा। तो ये मेजर है यहाँ पर, क्योंकि टर्सरी ज़्यादा बनेगा तो सेकेंडरी में बदलते तो इस तरह से मॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट हो सकता है। और भी बहुत सारी रिएक्शन है, रिंग एक्सपांसन भी हो सकता है, ऑल्सो टेक्स प्लेस, समझ गए बच्चों। क्योंकि कार्बोकैटाइन जहाँ बनेंगे वो सारी कंडीशन, जैसे हम ये कहें कि हमारे पास ये एक कंपाउंड है CH2X और यहाँ पर आपने किसकी रिएक्शन करा दी KOH एक्वस, तो आप देखेंगे कि जो हमारे पास प्रोडक्ट बना दिखेगा वो ऐसा दिखेगा। अब ये कैसे पॉसिबल हुआ? तो जैसे ही X निकला बच्चों ये बन जाएगा एक कार्बोकैटाइन CH2। अब क्या होगा कि ये कार्बन, अगर हम ये कहें कि ये है एक कार्बन, तो यहाँ से एल्काइल माइग्रेशन होगा। क्या होगा? एल्काइल माइग्रेशन ऐसे। और एल्काइल माइग्रेशन होने से क्या होगा कि जो ये यहाँ का कार्बन था इससे जुड़ा हुआ था, लाल वाला जो मैंने इंडिकेट किया है, ये यहाँ पर CH2 और ऐसे हो गया ये, और अब यहाँ पर क्या आएगा पॉजिटिव चार्ज। और फिर इसके बाद जब न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो रिंग क्या होगी इस तरह से। सपोज ये है CH2 और ये है रेड, तो यहाँ पर कौन ऐड हो जाएगा बच्चों OH, और इस तरह से ये रिंग एक्सपांसन हो जाएगा। बात क्लियर है? तो रिंग एक्सपांसन भी हो सकता है। अगर ऐसा कहीं दिखता है आपको कि आपको रिंग में जुड़ा हुआ न्यूक्लियोफाइल दिखाई दे तो ऐसा कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें कि अगर ऐसा कंपाउंड है कि यहाँ पर Cl है और यहाँ CH3 है तो इसमें रिंग एक्सपांसन नहीं होगा बच्चों, क्योंकि ये यहाँ पर शिफ्ट नहीं होगा, समझ गए ना। तो यहाँ पर ही वो आ जाएगा न्यूक्लियोफाइल और यहाँ क्या दिखेगा CH3। तो रिंग एक्सपांसन के लिए साइड में होना जरूरी है लीविंग ग्रुप का, इस तरह से। फिर नेक्स्ट पॉइंट देखो, और की जो है हमारा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में और क्या क्या पॉसिबल है, समझ गए ना। तो पोलर प्रोटिक मीडियम में, और जितना ज़्यादा पोलर प्रोटिक मीडियम होगा उतनी ही फास्ट रिएक्शन चलती हैं। इसके अलावा ठीक है
हम अगर इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री देखें कि रेसिमाइजेशन, ठीक है, ऑल्सो टेक्स प्लेस इन कायरल रिएक्टेंट। अगर आप रिएक्टेंट लेते हैं और वो कायरल है तो उसमें रेसिमाइजेशन हो सकता है। और यहाँ पर बता दूं कि ये होगा मैक्सिमम रेसिमाइजेशन। ये क्यों हुआ मैक्सिमम, अभी मैं इसकी एक वो बताता हूँ मैकेनिज्म। देखो ये है R1, ठीक है, सपोज ये है आपके पास R2, ये है R3 और ये है बच्चों X। यहां से आपने X निकाल दिया। अब हमारे पास ये बना R1, ये हो गया R2 और ये हो गया R3 और यहां आ गया क्या बच्चों, पॉजिटिव चार्ज। तो ये प्लेनर कार्बोकैटायन है, ठीक है। अब जब प्लेनर कार्बोकैटायन बनेगा तो यहां पर जब न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा बच्चों, अब यहां पर जो ये X है, या मैं ये कहूं कि यहां पर H लिख दिया, गलत है, ये यहां पर लिख दे रहा हूं मैं कि यहां पर ये जो X माइनस बना है ना बच्चों, ये थोड़ा सा अट्रैक्ट रहता है यहां पर, इसको बोलते हैं आयन पेयर इफेक्ट। अब क्या होगा कि न्यूक्लियोफाइल जब अटैक करेगा तो इधर से भी कर सकता है, इधर से भी कर सकता है। ये सपोज R1 रेट है और ये क्या है R2। तो यहां पर जो है ये है रिटेंशन, तो यहां पर रिटेंशन है और यहां क्या है बच्चों, इन्वर्जन। समझ गए ना। तो यहां ये बता दूं कि इन्वर्जन जो रेट है हायर देन रिटेंशन रेट ड्यू टू आयन पेयर इफेक्ट, क्योंकि जो हैलाइड है वो थोड़ा सा प्रोटेक्ट करके रखता है साइड को, मतलब यहां पर एक प्रोटेक्टेड साइड है। तो जब R1 और R2 में रेट में ऐसा होगा तो दो प्रोडक्ट बनेंगे। देखो एक तो ये हो गया R1, ये ले लें R2 और ये है R3 और यहां जुड़ गया बच्चों क्या, न्यूक्लियोफाइल। और एक प्रोडक्ट ऐसा हो जाएगा R1, ये है R2, ये है R3 और ये है न्यूक्लियोफाइल। तो ये एक मिरर है और ये उसका इमेज दिख रहा है, ठीक है। अब यहां देखो ये है इनवर्ट प्रोडक्ट और ये क्या है बच्चों, रिटेंशन प्रोडक्ट, ठीक है। तो सपोज ये 60% बन जाए और ये कितना बना है 40%, तो जो रेसिमाइजेशन होगा ना बच्चों, रेसिमाइजेशन, ठीक है, इक्वल, आप ये ध्यान रखें कि इक्वल परसेंटेज, इक्वल जो परसेंटेज है टेज ऑफ बोथ आइसोमर्स, मतलब इनआइसोमर्स रेसिमाइज्ड। समझ गए बच्चों कि इसमें इक्वल जो है रेसिमाइज्ड होंगे, इक्वल परसेंटेज में, मतलब हम ये कहें कि 40% इनवर्ट प्रोडक्ट, ठीक है, या ये कहें कि आइसोमर, इनवर्ट आइसोमर, और 40% क्या हो जाएगा रिटेंशन वाला। तो टोटल यहां पर कितना हो गया 80% रेसिमाइजेशन। तो इन्वर्जन कितना हुआ, ठीक है, तो हम लिखेंगे 100 माइनस परसेंटेज ऑफ रेसिमाइजेशन, इस तरह से। तो यहां 100 माइनस 80 मीन्स 20% क्या हुआ रेसिमाइजेशन। तो यहां पर 20% जो है इन्वर्जन, ठीक है, इन्वर्जन हो गया और 80% क्या हो गया बच्चों रेसिमाइजेशन।
और जो प्रोडक्ट मिक्सचर होगा, समझ गए ना, प्रोडक्ट मिक्सचर वो कैसा होगा, अगर वो रिटेंशन में होता या ये है तो ये होगा लीवो रोटेटरी, क्योंकि इन्वर्ट जो रिटेंशन रहा होगा वही तो कॉन्फ़िगरेशन किसका, रिटेंशन प्रोडक्ट का कॉन्फ़िगरेशन और रिएक्टेंट का कॉन्फ़िगरेशन एक सा रहा होगा। इसीलिए जो प्रोडक्ट बन के बाद में बचेगा वो एक इन्वर्ट प्रोडक्ट होगा, लीवो रोटेटरी होगा। इस तरह से हमारे पास 20% ही, तो यहाँ टोटल ये ऑप्टिकल एक्टिव होगा बच्चों, ठीक है, ये नहीं होगा ऑप्टिकल इनएक्टिव। अगर यहाँ पर ये बता दूं कि 100% क्या होता, रेशमाइजेशन ये है, तब क्या बचता, ऑप्टिकल इनएक्टिव, ठीक है, प्रोडक्ट। कि अगर 100% क्या हो जाता रेशमाइजेशन, तो हम कहते कि वहाँ पर अब हमारे पास जो रेशमिक मिक्सचर बचता वो क्या होता, ऑप्टिकल इनएक्टिव। अगर हमें रेशमाइजेशन बढ़ाना है, समझ गए ना, रेशमाइजेशन परसेंटेज अगर इंक्रीज करना है तो क्या करना होगा, कि अगर हम ये कहें कि रेशमाइजेशन कैसे बढ़ा सकते हैं, तो पहला तो ये होगा कि जो जो है फास्टली रिमूव्ड, ठीक है, रिमूवेबल या कहें कि रिमूवेबल ऑफ लीविंग ग्रुप होना चाहिए। जितने जल्दी वो हट जाएगा, समझ लो, उतने जल्दी क्या होगा, रेट दूसरा जो R2 है वो उतना ज़्यादा फास्ट बढ़ेगा। तो रिमूवेबल होना चाहिए जल्दी से, जो है फास्टली रिमूवेबल क्या हो बच्चों, लीविंग ग्रुप, ठीक है। दूसरा है कि क्राउडिंग ऑफ, ठीक है, अल्फा कार्बन। जितनी ज़्यादा क्राउडिंग रखेंगे, कि हम ये कहें कि ये है ना, ये है कोई, मतलब जितने ज़्यादा बड़े बड़े अल्काइल ग्रुप लगाओगे, जितने ज़्यादा अल्फा कार्बन में क्राउडिंग होगी, उतना ही ज़्यादा क्या होगा बच्चों, जो है इसमें रेशमाइजेशन होगा। ये है सबस्टेट। तीसरा अगर हम देखें कि वो है डिस्पर्सिविटी ऑफ पॉजिटिव चार्ज। जितने जल्दी पॉजिटिव चार्ज डिस्पर्स होगा उतने जल्दी क्या होगा बच्चों, जो लीविंग ग्रुप है हटेगा और रेट दोनों जल्दी से आगे की तरफ बढ़ना शुरू होंगे, ठीक है। इंक्रीज स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटाइन। कार्बोकैटाइन जितने ज़्यादा स्टेबल होंगे उतना ही ज़्यादा रेशमाइजेशन होने लगेगा, उतना ही जो है, और रिड्यूस लाइफ टाइम ऑफ TS। ये कुछ ऐसे पॉइंट हैं जो रेशमाइजेशन को क्या करेंगे बच्चों, बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ तक बात क्लियर होगी अच्छी तरह से। तो ये तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो मैंने आपको किसके थ्रू बताए, कि ये है हमारा क्या, इस तरह से SN1 मैकेनिज्म के बारे में। बाकी आप न्यूक्लियोफिलिसिटी के वेस पर, ठीक है, इस तरह से बहुत सारे आपको मिल जाएंगे, लेकिन मेन पॉइंट ये हैं जिनके बेस पर आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। अब हम आते हैं बाइमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। समझ गए बच्चों, कौन सा, बाइमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, SN2 ये है। तो मैं बता दूं सबसे फर्स्ट कि गिवन बाय प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, ठीक है, अल्कोहल्स, ईथर्स एक्सेट्रा, एंड कंप्लीट इन वन स्टेप ड्यू टू formation of transition state, कि इसमें एक ट्रांजिशन स्टेट चलेगी, बनेगी, और उसी के कारण ये वन स्टेप में रिएक्शन होगी। मीन्स ये है न्यूक्लियोफाइल प्लस CH2, ये है X, ये है R। इस तरह से एक ट्रांजिशन स्टेट बन जाएगी जिसमें न्यूक्लियोफाइल जो जुड़ रहा है वो
और जो ग्रुप निकलना है R, ये X, ये क्या है बच्चों, ट्रांजिशन स्टेट, और ये स्लो है, और यही RDS है। और फिर फास्ट क्या होगा कि ये रिमूव होगा और हमारे पास ये एक प्रोडक्ट बन जाएगा R प्लस X माइनस, ये है हमारा प्रोडक्ट। तो अगर हम इसके एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम में देखें तो यहाँ पर आप देखोगे कि यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी ली जाए और यहाँ प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, तो ये है RCH2X प्लस न्यूक्लियोफाइल। तो आप ऐसे देखोगे ग्राफ बनेगा इसका कि यहाँ पर जो है ये न्यूक्लियोफाइल ऐसे जुड़ा हुआ है और यहाँ X और ये है R, इस तरह से ट्रांजिशन स्टेट, और यहाँ जाके आपने देखा RCH2NU और प्लस क्या बन गया X, तो ये क्या बन गया हमारा प्रोडक्ट। तो इसमें भी वही एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। तो वन स्टेप प्रोसेस चलती है, एक बार ट्रांजिशन स्टेट बनी और फिर इस तरह से तुरंत जो है रिएक्शन में प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो गया। अब हम इसके कैरेक्टर्स में आ जाते हैं, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स में नंबर 1 पहला है कि फर्स्ट ऑर्डर, ये है सॉरी, ठीक है, कि यहाँ पर अगर आप देखोगे कि ये है सेकेंड ऑर्डर बाइमॉलिक्यूलर रिएक्शन, समझ गए ना। क्यों है ऐसा, क्योंकि अभी आपने देखा है कि जो इसका रेट होगा ना बच्चों, वो RCH2X और न्यूक्लियोफाइल दोनों पे डिपेंड करेगा। मीन्स अगर हम ये कहें कि यहाँ पर एक ग्राफ लें कि यहाँ पर रेट लिया जाए और यहाँ पर आप RCH2X ले रहे हैं, ये मतलब रिएक्टेंट, तो ऐसे रेट बढ़ेगा। यहाँ पर अगर हम देखें कि यह रेट और यहाँ प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन है, सॉरी न्यूक्लियोफाइल की कॉन्सेंट्रेशन ले ली जाए यहाँ पे, ये है, तो भी रेट ऐसे चेंज होगा, समझ गए ना। तो पहला है कि फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को शो करता है। दूसरा पॉइंट देखो अब आप कि नो, ठीक है, पहली बात। दूसरा होता है कि रिएक्शन टेक्स प्लेस प्रेजेंस ऑफ पोलर एप्रोटिक मीडियम, समझ गए बच्चों। प्रोटिक एपोलर मीडियम मतलब DMF, इसको बोलते हैं डाई मिथाइल फॉर्मेमाइड, ये है मतलब HC डबल बॉन्ड ON CH3 का होल ट्वाइस, डाई मिथाइल एसिटामाइड, एसिटामाइड है मतलब CH3 C डबल बॉन्ड ON CH3 का होल ट्वाइस, ठीक है। THF टेट्रा हाइड्रो फ्यूरेन हो सकता है, मतलब इस तरह से ये, ठीक है। DMSO लिखा होता है, डाइमिथाइल सल्फो ऑक्साइड, ठीक है, CH3 होल ट्वाइस SO। तो ये मैन अगर इस तरह के आपको क्या दिखाई देते हैं सॉल्वेंट, तो समझ जाए वो SN2 को शो करेगा। तीसरा देखो अब आप, ठीक है, कि इसमें नो रीअरेंजमेंट, रिंग एक्सपांशन टेक्स प्लेस, समझ गए बच्चों। किसी प्रकार का कोई जो है रिंग एक्सपांशन नहीं होगा, जैसे कि CH3 और H और ये है CHX और यहाँ लिखा है CH3 और मैंने यहाँ लिख दिया DMSO, ठीक है, और C2H5ONe। तो आपको ये प्रोडक्ट बना देना है CH3H CHO C2H5CH3, जबकि यहाँ पर लिखा है C2H5OH और C2H5ONe,
तो ये पोलर प्रोटिक मीडियम हुआ। तो यहाँ तुरंत आपको SN1 रिएक्शन ध्यान रखनी है और एक हाइड्राइड माइग्रेशन करा के प्रोडक्ट बना देना है मेजर। तो यहाँ पर ट्रांजिशन स्टेट इसके थ्रू बनेगी और इसमें कार्बोकैटाइन बनेगा पोलर मीडियम में और फिर वो हाइड्राइड माइग्रेशन होगा, इसलिए ऐसा हुआ। SN2 रिएक्शन, ठीक है, हाईली, ठीक है, इफेक्टेड बाय, ठीक है, स्टेरिक हिंड्रेंस। समझ गए बच्चों कि हाईली इफेक्टेड होते हैं स्टेरिक हिंड्रेंस से। कैसे? और यही रीजन है कि CH3, इसका मतलब है कि इनका जो रेट होगा बच्चों, जो SN2 रेट है, समझ गए ना, इस सब्स्टिट्यूशन का, वो अल्फा ब्रांचिंग के साथ डिक्रीज होगा, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल को अटैक करने में बहुत दिक्कत आएगी और वहाँ तक ट्रांजिशन स्टेट बनने में जो है क्राउडिंग बहुत ज़्यादा हो जाने से बन नहीं पाएगी। तो अल्फा ब्रांचिंग, ठीक है, या हम कहें कि और भी ज़्यादा है यहाँ पर एक बेसिसिटी का भी, बेसिसिटी ऑफ लिविंग ग्रुप। हालांकि ये SN1 जैसा ही है लिविंग ग्रुप की बेसिसिटी का, लेकिन ये अल्फा ब्रांचिंग के कारण। तो CH3 CH2X, ठीक है, CH3X सबसे फास्ट इसमें होगी, फिर CH3 होल ट्वाइस CHX और सबसे स्लो रिएक्शन इसके साथ होगी। ठीक इसी तरह से ये है CH3I, ठीक है, CH3Br, CH3Cl, CH3F, ये ऑर्डर होंगे SN2 की। ये क्या है? SN2 रेट ऑर्डर की सबसे सिंपल जो है वो है ये है प्राइमरी में, और इसीलिए सबसे फास्ट हो क्योंकि उसमें इतना क्राउडिंग नहीं होगी। यहाँ तक बात समझ गए। और हैलाइड से इसके अलावा है कि इन्वर्जन, ठीक है, टेक्स प्लेस इन कायरल, ठीक है, रिएक्टेंट। अगर रिएक्टेंट कायरल है तो उनमें इन्वर्जन होगा। कैसे होगा? जैसे ये है R1, सपोज ये है H और ये है R2 और ये है X, समझ गए? तो यहाँ से जैसे ही न्यूक्लियोफाइल आएगा तो यहाँ पर एक ट्रांजिशन स्टेट बन जाएगी R1, ये हो गया H, समझ गए बच्चों, ये है R2, और जो एंटी बॉन्डिंग p ऑर्बिटल रही होगी उसी के थ्रू न्यूक्लियोफाइल ऐसे अटैक करेगा और यहाँ पर जो है X निकलने की कंडीशन में आ जाएगा और ये इससे जुड़ना शुरू हो जाएगा इस तरह से। और जब प्रोडक्ट बन के तैयार होगा तो आप देखोगे कि उसमें इन्वर्जन हो चुका होगा ऐसे, मतलब न्यूक्लियोफाइल जो है अगर ये रहा होगा D प्लस तो ध्यान रखें ये L माइनस प्रोडक्ट होगा, मीन्स इन्वर्ट प्रोडक्ट इस तरह से। तो न्यूक्लियोफाइल बैक साइड से अटैक करता है लिविंग ग्रुप के और यही रीजन है कि क्या मिलता है बच्चों, उसमें एक इन्वर्ट प्रोडक्ट बन जाता है इस तरह से, है ना। तो इस तरह से आपने देखा कि ये जो रिएक्शन है तो ये एक कैसी रिएक्शन है, एक स्टीरियो सिलेक्टिव, समझ गए ना, सिलेक्टिव। ये है कि इसमें रिएक्टेंट अगर D ले रहे हैं तो L, L ले रहे हैं तो D बनेगा। तो इस तरह से ये एक स्टीरियो सिलेक्टिव रिएक्शन है, नहीं सॉरी स्टीरियो स्पेसिफिक, गलत बोल गया। ये कैसी रिएक्शन है बच्चों कि जो SN2 है वो है स्टीरियो स्पेसिफिक, जबकि SN1 जो है वो है स्टीरियो सिलेक्टिव। मतलब इसमें D का L में कन्वर्जन या L का D में कन्वर्जन होता है, जबकि इसमें D और L बराबर नहीं बनते, कोई ज़्यादा कोई कम बन जाता है। तो जितना ज़्यादा जो है इन्वर्जन होगा उतना ही ज़्यादा स्टीरियो सिलेक्टिव रिएक्शन हो जाएगी। और SN2 स्टीरियो स्पेसिफिक है क्योंकि जो रिएक्टेंट लिया जाए उसी के हिसाब से हमें क्या मिलेगा बच्चों, प्रोडक्ट मिलेगा। तो इस तरह से ये कहलाएगी क्या, SN2, और इसके मैंने आपको कैरेक्टरिस्टिक्स बता दिए। यहाँ तक क्लियर है। एक और बता देता हूँ, SNI, समझ गए बच्चों, इसको बोला जाता है इंट्रा मॉलिकुलर, ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक
सब्स्टिट्यूशन, ये है इंट्रामॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, अगर आप देखोगे कि ये है हमारे पास एक कायरल, ठीक है, तो ये आप इंट्रामॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का मतलब है बच्चों कि मॉलिक्यूल ही एक ऐसा कंपाउंड बनाएगा रिएक्टेंट और प्रोडक्ट रिएक्टेंट्स मिलके कि एक उस ट्रांजिशन स्टेट में ही इंटरनल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा। देखो कैसे, जैसे यहाँ पर लिया जाए ये है R1, ठीक है, और यह हम उसको इस तरह से लें, डार्जन रिएक्शन में दिखता है ये, ठीक है, कि जो डार्जन रिएक्शन होती है उसमें अगर हम अल्कोहल लेते हैं, ठीक है, अल्कोहल कायरल, ठीक है, और फिर इसको SOCl2 से अगर ट्रीट करते हैं और अगर हम यहाँ पिरीडीन लेते हैं, ठीक है, तब तो इनवर्ट प्रोडक्ट बनता है, और अगर हम यहाँ पिरीडीन नहीं लेते हैं, एब्सेंट रहता है, तो यहाँ रिटेंशन प्रोडक्ट बनता है। समझ गए ना? तो यहाँ पर ये SN2 मैकेनिज्म से हुआ है और यहाँ SNI से हुआ है। अब हम देखते हैं कि ऐसा कैसे हुआ। तो देखो बच्चों, मैं सपोज ये लिया R1 H है, R2 और ये है हमारे पास OH, हमने रिएक्शन कराई Cl SOCl, पहले यहाँ से ये रिमूव हो गया, ठीक है, एक कंपाउंड बना R1 H R2 O SO और ये है Cl प्लस क्या है ये HCl। अब देखो बच्चों, अगर हमने पिरीडीन लिया C5H5N तो यहाँ पर ये जो HCl बना है ये चेंज कर देगा C5H5NH इस तरह से और प्लस Cl माइनस, ये एक न्यूक्लियोफाइल फ्री हो गया। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, न्यूक्लियोफाइल फ्री हो गया। तो अब क्या होगा कि जो न्यूक्लियोफाइल ये बना है और ये जो हमारे पास R1 ये है H R2 O SO Cl है, ये तुरंत इस पर अटैक कर देगा। अब यहाँ पर Cl क्या होगा, कार्बन के साथ थ्रू ये जुड़ गया R1, ये है H, यहाँ है R2 डैश डैश O, ठीक है, S डबल बॉन्ड O और यहाँ पर ये Cl भी अब बॉन्डेड होने निकलने की गुंजाइश हो जाएगी यहाँ पर, कि यहाँ पर ये निकलने शुरू हो जाएगा इस तरह से और यहाँ पार्शियल डबल बॉन्ड का नीचे आएगा और इस तरह से जैसे ही ये स्ट्रॉन्ग होगा ये इधर जाएगा, ये निकल जाएगा और हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा आप देखोगे वो इनवर्ट प्रोडक्ट मिल जाएगा। ये हो जाएगा R1 ऐसे, यहाँ हो गया H, ठीक है, यहाँ हो गया R2 और यहाँ मिल गया आपको क्या Cl और SO2 और प्लस Cl निकल गया। तो ये बना क्या, इनवर्ट प्रोडक्ट। तो आपने देखा कि अगर प्रीडीन यूज किया गया तो प्रीडीन क्या बनाता है, Cl माइनस न्यूक्लियोफाइल वो फ्री रहता है और इस तरह से वो तुरंत यहाँ पर जो है अटैक करेगा और एक SN2 मैकेनिज्म देगा और इस तरह से कुल मिला के यहाँ पर SN2 से इनवर्ट प्रोडक्ट बन गया। अब मान लो कि यहाँ पर प्रीडीन क्या है, एब्सेंट है, ठीक है, तो एब्सेंट जब रहेगा तो Cl नॉट फॉर्म्ड, समझ गए ना। अब जब न्यूक्लियोफाइल ही नहीं बनेगा तो क्या होगा, देखो कि ये है R1, ये है H, ये है R2, समझ गए ना। अब यहाँ पर क्या होगा बच्चों कि ये है O, ये है S डबल बॉन्ड O और ये क्या है Cl। तो ये क्या करना शुरू करेगा, इस पे अटैक करता है, ठीक है, और जैसे ये अटैक करेगा यहाँ पे कि ये यहाँ पर क्या करेगा, अटैक, तो एक ट्रांजिशन स्टेट बन जाएगी बिना किसी कॉन्फ़िगरेशन में चेंज आए कि यहाँ R1 ये H, ठीक है, ये R2 और यहाँ पर O, ये हो गया S, यहाँ डबल बॉन्ड नीचे आने लगेगा, ये है, और यहाँ पर Cl और ये ऐसे, और जैसे ही ये बाहर हुआ, ठीक है, कि यहाँ से क्या निकल जाएगा कि ये बॉन्ड जैसे ही शिफ्ट हुआ तो यहाँ हो जाएगा R1 H, ये हो गया R2 और यहाँ Cl और प्लस SO2 यहाँ बन जाएगा।
और इस तरह से ये हमारा क्या बना, रिटेंशन प्रोडक्ट। तो ये है SNI। तो ये कौन सी मैकेनिज्म कहलाएगी बच्चों, SNI। क्यों, क्योंकि आप देख रहे हैं कि ये न्यूक्लियोफाइल है यहां पर, ठीक है, जो कि माइनस के फॉर्म में आ रहा है, और ये जो है इसमें लीविंग ग्रुप बन जाएगा। तो इस तरह से एक ही मॉलिक्यूल के अंदर इंटरनल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो गया, इसीलिए क्या हो गया, ये SNI रिएक्शन चलती है। PCl5 की एल्कोहल से रिएक्शन करा दें, उसमें भी अगर पिरिडीन की एब्सेंस कर दें तो उसमें भी SNI होता है, प्रेजेंस कर दें तो इस तरह से होता है। तो ये SNI रिएक्शन आपको समझ में आ गई होगी, मैं समझता हूँ अब कहीं दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ तक आप क्लियर है, अच्छी तरह से समझ गए आप कि किस तरह से दोनों रिएक्शन SN1 और SN2 रिलेटेड हैं। तो आपको एक तो पोलर प्रोटिक मीडियम दे रखा है, एप्रोटिक मीडियम दे रखा है, इस बेस पर आपको रिएक्शंस को अच्छी तरह से एक्सप्लेन करना है और देखना है कि कहाँ पर किसकी गुंजाइश है और आप कहाँ SN1 देंगे, कहाँ SN2 देंगे, ठीक है, ये है। तो मैंने आपको अच्छी तरह से सब कुछ समझा दिया, अब कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। खूब पढ़ो बच्चों मन लगा के, और जितना कर सकते हो उतना करते रहो, सबको भला होए, सबको बताओ, वो भी इसको स्टडी करें, देखें और खूब इसकी जो है फ़ायदा उठाएं, मेरी मेहनत और भी सफल हो। आप लोग सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों को बताओ ताकि वो आगे इसको और बढ़ाएं, और अच्छे अच्छे वीडियो अपलोड करूंगा मैं आपके लिए। हर एक छोटी से छोटी कोई प्रॉब्लम ना रह जाए, अगर कोई है तो आप मेरे को लिख सकते हैं और मैं उसके अनुसार आपका और अच्छे से अच्छा करेक्शन जो है कर दूंगा। एक रिएक्शन लिख देता हूं, आप इसको देखना करके, ठीक है। यहाँ पर ये है H और ये है यहाँ पर क्या, Br, ये है H और ये है हमारे पास CH3, ठीक है। यहाँ पर हमें OH अटैक कराना है DMSO की प्रेजेंस में, और यहाँ पर हमें OH अटैक कराना है वाटर की प्रेजेंस, सॉरी, ठीक है, वाटर की प्रेजेंस में, और इनके प्रोडक्ट बताने हैं कि क्या पॉसिबल हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप इन रिएक्शंस को करके देखना, फिर मिलते हैं। तो ये था मेरा SN1 और SN2 के बारे में, ठीक है बच्चों, ओके।